प्रभात आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। देहरादून से खबर, जहां आज उत्तराखंड के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहने वाले हैं। सैन्य धाम का भूमि पूजन और शिलान्यास रक्षा मंत्री करेंगे। सैनिक सम्मान यात्रा और सैनिक सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी साथ में रक्षा मंत्री के मौजूद रहने वाले हैं। देहरादून के गुंजलिया गांव में सैन्य धाम का निर्माण हो रहा है और इस निर्माण कार्य के दौरान खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। सैन्य धाम का भूमि पूजन और शिलान्यास रक्षा मंत्री करने वाले हैं। सैनिक सम्मान यात्रा और सैनिक सम्मान समारोह में शामिल होंगे। बड़ा कार्यक्रम है आज, जिसमें रक्षा मंत्री शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री भी उनके साथ में मौजूद रहने वाले हैं। देहरादून के गुंजियान गांव में सैन्य धाम का निर्माण हो रहा है और इस निर्माण के बाद सैन्य धाम का भूमि पूजन और शिलान्यास करने के लिए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून आज पहुंचेंगे। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून के दौरे पर रहने वाले हैं। सैन्य धाम का भूमि पूजन और शिलान्यास रक्षा मंत्री करेंगे। सैनिक सम्मान यात्रा और सैनिक सम्मान समारोह में शामिल होंगे। क्या पूरा कार्यक्रम है आपको बता देते हैं। 10:45 पर सीएम धामी स्वागत करेंगे रक्षा मंत्री का। 11:20 पर करीब कासीगा स्कूल हेलीपैड पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच जाएंगे। यहां से सैन्य धाम गुनियाल गांव रक्षा मंत्री पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे के करीब कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। तो सैनिक सम्मान यात्रा और समारोह में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं। शौर्य को सलामी वाला ये धाम, क्या पूरा कार्यक्रम है ये आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। देहरादून के गुनियाल गांव में सैन्य धाम बन रहा है। दोपहर 12 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करीब 11:20 पर पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिलान्यास करने वाले हैं सैन्य धाम का सैन्य समारोह, जिसमें शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री पहुंच रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ में मौजूद रहने वाले हैं। देहरादून के गुंजियान गांव में सैन्य धाम का निर्माण हो रहा है और उसके बाद आज रक्षा मंत्री भूमि पूजन और शिलान्यास करने के लिए पहुंचेंगे। खुद मुख्यमंत्री उनका स्वागत करने के लिए पहुंचेंगे। और पंकज राणा हमारे संवाददाता देहरादून से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, क्या पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या रहेगा? कब रक्षा मंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद उनके पहुंचने के बाद जो कार्यक्रम है उसके बारे में तफसील से बताएं। बिल्कुल गुंजन, देखिए तकरीबन 12 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने का रक्षा मंत्री का कार्यक्रम है। उससे पहले वो जोलीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनकी अगवानी करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट भी उनके साथ रहेंगे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ में रहेंगे। उसके साथ साथ ही सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी मौजूद रहेंगे। मैं गुनियाल गाँव में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले मैं गुनियाल गाँव की तस्वीरें दिखाता हूँ दर्शकों को, किस तरह से यहाँ पर भव्य तरह से तैयारियाँ शुरू की जा रही हैं। ये मंच सामने है, ये सैनिक कल्याण विभाग द्वारा तैयार किया गया है, क्योंकि उत्तराखंड का 5वां धाम सैन्य धाम के तौर पर बनने जा रहा है और पूरी तरह से भव्य रूप में तैयारी की जा रही है। और गुंजन, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि उत्तराखंड में चुनावी माहौल बना हुआ है और इस कार्यक्रम को भाजपा चुनाव के रूप में भी लेके जा रही है। इधर की साइड अगर देखेंगे तो ये जो पूरा प्रांगण है, यहाँ जनता के लिए व्यवस्था की गई है। एक बड़ी जनसभा को भी यहाँ पर रक्षा मंत्री संबोधित करेंगे और मुख्यमंत्री भी पुष्कर सिंह धामिया रहेंगे। तो तकरीबन कई हजार सीटों का अरेंजमेंट किया गया है। पूरी एक तरह से चुनावी रैली ये की जा रही है। बहुत बड़े व्यापक रूप में व्यवस्था की गई है। पुलिस फोर्स के पूरे जवान आ चुके हैं व्यवस्था के लिए और ये तकरीबन 50 बीघे ज़मीन है, जहाँ पर ये जो सैन्य धाम है उसका यहाँ पर आज शिलान्यास और भूमि पूजन किया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं विवंगा की स्क्रीन पर। ये जो कलश देख रहे हैं दर्शक, ये कलश की मिट्टियाँ हैं। इस मिट्टी में जो शहीद परिवार हैं यहाँ के, जो तमाम यहाँ से शहीद हुए हैं, अपने तमाम जो लड़ाइयाँ हुई हैं, चाहे विश्व युद्ध की बात हो या उससे बाद में कारगिल युद्ध में हो या उसके बाद अलग अलग जगह पर शहीद हैं, इन कलशों में उनके परिवारों की मिट्टी लाई गई है। यहाँ पर जो
ये शिलान्यास किया जाएगा, यहाँ जो सैन्य धाम तैयार किया जाएगा उसकी नींव पर ये मिट्टी रखी जाएगी। ये देखिए इधर से पूरे प्रदेश भर से ये कलश रखे हुए हैं और कलश में उन सैन्य धामों की परिवारों की मिट्टी है। मैं कोशिश करता हूँ मिट्टी दिखाने की भी, किस तरह से खूबसूरत तरीके से इनको सजाया गया है। और देखिए इसमें एक कलश में जो कलश है, इसमें कलश में सैन्य धाम की मिट्टी ये लाई गई है। इसमें कलश में मिट्टी रखी हुई है। उनके परिवार जो शहीद परिवार हैं, उन शहीद परिवारों की मिट्टी को इस कलश में लाया गया है। उसकी जब ये सैनिक कल्याण विभाग द्वारा ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, यहाँ जो ये प्रांगण है इसमें आज नींव रखी जाएगी। तो इस मिट्टी को उस नींव में रखा जाएगा ताकि एक सद्भावना की बात होती है, एक जो शहीदों के सम्मान की बात होती है, उस सम्मान को बरकरार रखा जाए। ये तमाम इस तरह से तकरीबन 1434 परिवारों से, शहीदों के 1434 परिवारों से मिट्टी कलश के माध्यम से लाई गई है। सैनिक सम्मान यात्रा पूरे प्रदेश भर में आज की जा रही है। आज उस सैनिक सम्मान यात्रा का भी भाजपा समापन कर रही है। उसी के माध्यम से इस कलशों में तमाम परिवारों की मिट्टी लाई गई है। तो एक गुंजन देखिए बड़ी बात है, भाजपा इस कार्यक्रम के जरिए शहीदों के सम्मान में पूरी तरह से ये कोशिश कर रही है कि चुनावों के दौरान पूरी तरह से इन शहीदों का सम्मान किया जा सके। और जो एक 5वें धाम के तौर पर यहाँ पर ये धाम बनाया जा रहा है, तो उसमें यहाँ ये कोशिश की जा रही है कि तमाम सम्मान जो शहीद परिवार हैं उनका सम्मान किया जा सके। इसीलिए इन कलशों में शहीद परिवारों की मिट्टी लाई गई है। और इसके साथ साथ ही यहाँ जो सैन्य धाम बनाया जा रहा है, यहाँ पर एक बड़ी जनसभा का संबोधित किया जाएगा। गुंजन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भाजपा भले ही इसे एक चुनावी रूप में ले रही हो, लेकिन इसके साथ साथ ही ये भी बात है कि इससे पहले भी एक बार इस धाम का शिलान्यास जो सहस्त्रधारा का टंजिंग ग्राउंड है वहाँ किया गया है। और इसके साथ साथ ही एक जानकारी मैं दर्शकों को दे दूँ कि ये जो जगह है यहाँ पर गुनियाल गाँव में, इसके बाद में जो पहली वाली जगह है वो प्राइवेट लैंड है और वन विभाग के अंडर में ज़मीन आती है। और यहाँ पर अभी इसका ज़मीन का सैन्य विभाग को स्थानांतरण नहीं हुआ है, इसको अभी वन विभाग के अंडर में रखा गया। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल पॉइंट्स इसमें अभी बचे हुए हैं, क्योंकि भले ही सरकार इसको बना रही हो, सैन्य धाम के रूप में इसका निर्माण कर रही हो, लेकिन अभी वन विभाग की ओर से इस ज़मीन को सैनिक कल्याण विभाग को स्थानांतरण नहीं किया गया है। उसके साथ साथ ही जो इसके बाहर का लैंड है वो प्राइवेट लैंड है और वहाँ से सड़क का जो मार्ग है वो सड़क भी अभी बनकर तैयार नहीं हुई है। और यहाँ पर राज्य रक्षा मंत्री आ रहे हैं, यहाँ अजय भट्ट भी रहेंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहेंगे, वो इसका शिलान्यास करेंगे। लेकिन सड़कों को लेकर अभी जो क्लियरेंस होनी थी वो अभी नहीं हुई है। ये बड़ी बात है कि अभी सरकार ने पूरी तरह से यहाँ व्यवस्था बना दी है, लेकिन सड़कों की जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो अभी क्लियरेंस नहीं हुई है। तो ये तमाम चीज़ें अभी टेक्निकल के रूप में बची हैं। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि एक जो 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऐलान किया था कि यहाँ पर एक 5वें धाम के रूप में एक सैनिक कल्याण धाम का निर्माण किया जाएगा, तो इसकी व्यवस्था पूरी तरह से तैयार हो गई है। और यहाँ पर आज भूमि पूजन और कहीं ना कहीं शहीदों को सम्मान देने की कोशिश भाजपा की ओर से की जा रही है। हालांकि ये एक चुनावी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। अब इसका कितना फायदा चुनावों में मिलेगा ये तो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर, जहां आज देहरादून यूनिवर्सिटी का दूसरा दीक्षांत समारोह होगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने वाले हैं। सीएम धामी भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। मेधावी छात्र छात्राओं को राज्यपाल सम्मानित करेंगे। सुबह 11:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। तो ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, आज दून यूनिवर्सिटी का दूसरा दीक्षांत समारोह है। राज्यपाल गुरमीत सिंह बतौर मुख्य अतिथि इसमें शामिल होंगे। सीएम धामी भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। मेधावी छात्र छात्राओं को राज्यपाल सम्मानित करेंगे। सुबह 11:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री के भी आगमन की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में पहुंच सकते हैं। दूसरा दीक्षांत समारोह 11:30 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मेधावी जो छात्र छात्राएं होंगी उनको राज्यपाल सम्मानित करेंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। जो मेधावी छात्र छात्रा होंगे वहां पर उनका सम्मान भी किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी के देहरादून दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। परेड ग्राउंड में तैयारियों को आज अंतिम रूप दिया जाएगा। 16 दिसंबर को देहरादून में जनसभा को भी राहुल गांधी संबोधित करने वाले हैं। तो कांग्रेस पार्टी लगातार यहां पर पूरी कोशिशें करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कड़ा मुकाबला भी यहां पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही नजर आ रहा है। राहुल गांधी के देहरादून दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर। परेड ग्राउंड में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज अंतिम रूप दिया जाएगा। 16 दिसंबर को देहरादून में जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करने वाले हैं। कई मुद्दे हैं जिनको विपक्ष लगातार भुनाने की कोशिश कर रहा है। महंगाई जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा, और लगातार जो चुनावी सभाएं हैं, रैली हैं, वो भी जारी है। राहुल गांधी देहरादून पहुंचने वाले हैं। कल जनसभा को संबोधित करेंगे और उनके आगमन को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं।
और रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता देहरादून से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, क्या तैयारी आपको नजर आ रही है राहुल गांधी की रैली को लेकर? हालांकि आज तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। गुंजन, देखिए, राहुल गांधी कल देहरादून आएंगे और एक जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। कल जो 16 दिसंबर का दिन है वो पाकिस्तान पर भारत के जीत का भी दिन है और इसी वजह से राहुल गांधी की जनसभा को जो बनाया गया है वहां पर खास तौर पर जो शहीद के परिवार हैं उन लोगों का सम्मान भी इस जनसभा में किया जाएगा और इस जनसभा को विजय सम्मान रैली का नाम कांग्रेस के द्वारा दिया गया है। पूरी तैयारियां हैं। देखिए, अलग अलग मंच यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। ये जो मंच इस वक्त स्क्रीन पर है, यहाँ पर जो शहीदों के जो परिजन हैं वो यहाँ पर आएंगे, उनके बैठने की व्यवस्था होगी। साथ ही इंदिरा गांधी की जो प्रिय प्रदर्शनी जो लगातार कांग्रेस ने उत्तराखंड में लगा रखी है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी और उनके लिए देश का जो योगदान है उसकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जाएगी। लेकिन अगर इस तरफ देखेंगे तो पूरी तरीके से तैयारियां हैं लोगों के बैठने के लिए और यहाँ पर तमाम एक बड़ी जनसभा यहाँ पर हो सके, तमाम लोग यहाँ पर पहुँच सकें, इसको लेकर कांग्रेस ने तमाम अपने जितने भी उनके विधायक हैं और जो भी कार्यकर्ता हैं उनको जिम्मेदारियां भी दी हैं कि वो अधिक से अधिक भीड़ यहां पर लेकर आए, क्योंकि कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर आए थे और इसी परेड ग्राउंड से उन्होंने बड़ी जनसभा को संबोधित किया था और यहां पर इस वक्त राहुल गांधी भी आ रहे हैं। कल राहुल गांधी यहां पर पहुंचेंगे, उनके लिए सामने जो है स्टेज जो बना हुआ है यहीं से राहुल गांधी कल जनसभा को संबोधित करेंगे और तमाम लोग यहां पर आएंगे। कांग्रेस का इस वक्त पूरी कोशिश है कि इस वक्त की जो जनसभा कांग्रेस यहां पर कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में जो लोग जुटे हैं उतने ही भीड़ जुटाने की कांग्रेस की कोशिश रहेगी। इससे पहले अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, गणेश गोदयाल, देवेंद्र यादव, ये तमाम लोग जो है लगातार इस परेड ग्राउंड में कई दफा आ चुके हैं और कई बार जो है परेड ग्राउंड में निरीक्षण भी कर चुके हैं। तो ये कोशिश है कांग्रेस की कि राहुल गांधी जब कल देहरादून आएंगे तो उनकी इस जनसभा में काफी लोग जुट सकें। इसको लेकर पूरी तरीके से तैयारियां हैं। कल सुरक्षा की बात अगर की जाए तो परेड ग्राउंड के चारों ओर जो है जीरो जोन रहेगा और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो तमाम यहाँ पर पुलिस फोर्स की अपनी व्यवस्थाएं हैं। जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए अपनी व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन कांग्रेस पूरी तरीके से इस विजय सम्मान रैली को भव्य बनाना चाहती है, जिसके लिए पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। तमाम लोगों को यहाँ पर जिम्मेदारियां दी गई हैं कि वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से लोगों को यहाँ पर लाएं। राहुल गांधी की जो जनसभा होगी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, तैयारियां भी लगभग पूरी हो गई हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी शहीदों का सम्मान करना यहां पर नहीं भूल रही है, क्योंकि उत्तराखंड को शौर्य की भूमि कहा जाता है और शहीदों को साथ लेकर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनका सम्मान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां ये बेहतर ढंग से जानती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरीश रावत ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और खनन को लेकर राज्य और केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की बदहाल व्यवस्था पर भी राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया और स्टेट ऑफ इकोनॉमी पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग उठाई। आज शिक्षा और चिकित्सा का ढांचा पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। तो ये स्थितियां चीख चीख करके कह रही हैं कि 2022 से लेकर 2027 के बीच में आने वाली सरकार के सामने एक बहुत ही हिमालयन टास्क होगा, बहुत बड़ा दायित्व होगा। इसलिए स्थितियां बिल्कुल साफ हों, अर्थव्यवस्था की स्टेट ऑफ हेल्थ पर, इकोनॉमी के स्टेट ऑफ हेल्थ पर श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। और मुझे जानकारी मिली है कि इन्होंने कुछ विभागों की जो प्रतिभूतियां हैं उनका पैसा भी उठा लिया है और इसलिए हमारी मांग है कि स्टेट ऑफ इकोनॉमी पर चुनाव में जाने से पहले राज्य सरकार श्वेत पत्र जारी करे। हमारा आपसे कहना है कि भ्रष्टाचार के बिंदु पर हमने पहले भी लोकपाल दिया था, लोकायुक्त दिया था। कांग्रेस सत्ता में आएगी, हम एग्जामिन करेंगे क्या गवर्नर के वहाँ जो लोकायुक्त हमने भेजा है, जिसको गवर्नर ने स्वीकृति नहीं दी है, क्या वो जीवित है। यदि जीवित है और यदि कानून सम्मत तरीके से उसको पुनर्जीवित किया जाए, उसको स्वीकृत किया जा सकता है, तो हम गवर्नर से उसकी आग्रह करेंगे कि उसमें पूरी प्रक्रिया बन जाएगी। और यदि कानून विशेषज्ञों ने कहा नहीं, आप वो लोकायुक्त टाइम बार हो गया है, आप नहीं हो सकता है, तो हम नए सिरे से सत्ता में आने के 1 महीने के अंदर लोकायुक्त की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दें।
वहीं काशीपुर दौरे पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पहाड़ के लोगों के लिए चौथी घोषणा की है। केजरीवाल ने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद राज्य में 18 साल या उससे ज्यादा उम्र की हर महिला के खाते में हर महीने 1000 रुपए भेजे जाएंगे। एक परिवार की हर महिला को अलग अलग 1000 रुपए दिए जाएंगे। एक परिवार में अगर 5 महिलाएं हैं तो पांचों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही केजरीवाल ने यह भी घोषणा की कि उत्तराखंड में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 6 महीने के अंदर काशीपुर को जिला बनाने की घोषणा करेंगे। अगर आपके घर में 3 महिलाएं हैं, माँ भी है, 2 बेटियां हैं, तीनों को 1000 अलग मिलेंगे। 4 है तो चारों को 1000 अलग मिलेंगे। तो एक परिवार में अगर 5 महिलाएं हैं तो 5000 रुपए महीना आपके पक्के हो गए। बहुत है। तो इस बार आप अपने अपने परिवार में सब मर्दों को बोलना कि भाई वोट तो इस बार झाड़ू को पड़ेगा। आप भी दो तो अच्छी बात है, लेकिन हम तो सारे जगह झाड़ू को देख रहे हैं। इस बार सरकार महिलाएं बनाएंगी उत्तराखंड में। वहीं मंगलवार शाम को उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की गाड़ी थलीसैंण में हादसे का शिकार हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब वो पौड़ी से देहरादून आ रहे थे, तभी रास्ते में उनकी गाड़ी पलट गई। हालांकि हादसे में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को मामूली सी चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें दूसरी गाड़ी से देहरादून ले जाया जा रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत थलीसैंण में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद देहरादून लौट रहे थे। इसी दौरान बुआखाल रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भरसार और चौरी खाल के बीच पाले की वजह से गाड़ी पलट गई। हादसे के वक्त धन सिंह रावत के साथ राज्य सहकारी संघ के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत, राज्य सहकारी संबंध अध्यक्ष मातवर सिंह और मंत्री के जनसंपर्क अधिकारी सवार थे, जिन्हें दूसरी गाड़ियों से देहरादून ले जाया गया। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट क्या किया वो भी बता देते हैं आपको। पौड़ी जनपद के थलीसैंण में मेरे सहयोगी और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली। देर शाम वाराणसी से लौटते ही मैंने दूरभाष पर डॉक्टर धन सिंह रावत जी से बात कर उनका कुशल क्षेम जाना। बाबा केदारनाथ की कृपा रही कि वो सुरक्षित हैं। ये ट्वीट मुख्यमंत्री ने किया है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड चारधाम ऑल वेदर रोड के चौड़ीकरण को लेकर अनुमति दे दी है। ऑल वेदर रोड के चौड़ीकरण से जहां देवभूमि के सामरिक दृष्टि, पर्यटन और तीर्थाटन के लिहाज से इसे बढ़ावा मिलेगा, साथ ही इससे बॉर्डर तक पहुंचने में भी सहूलियत होगी, जो कि सामरिक लिहाज से काफी अहम है। सड़कों को डबल लेन तक चौड़ा करने की अनुमति मिली है। साथ ही परियोजना पर सीधे रिपोर्ट करने के लिए पूर्व न्यायमूर्ति AK सीकरी की अध्यक्षता में एक निरीक्षण समिति का गठन भी किया गया है। कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार व सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि वो निगरानी समिति को पूरा सहयोग करेंगे। और चलिए अब बात मौसम के मिजाज की भी कर लेते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम करवट बदलेगा। आज और कल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। पहाड़ी हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है, बर्फबारी की भी आशंका है। मौसम बदलते ही कड़ाके की ठंड पड़ने लगेगी। उत्तराखंड में तेज बारिश और बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ेगी। लोगों के लिए जहां परेशानी हो सकती है, किसानों के लिए परेशानी यहां पर खड़ी हो सकती है। लेकिन पर्यटन के लिहाज से पर्यटकों के लिए ये काफी खुशनुमा माहौल होगा जब बर्फबारी होगी, क्योंकि उत्तराखंड लोग दूर दूर से बर्फबारी को देखने के लिए ही पहुंचते हैं।